बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 6 अगस्त 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है। सूचना ये है कि केडीबी लाइव का ऐप आ चुका है। आप केडीबी लाइव ऐप के माध्यम से पूरे बिहार की खबरों को देख सकते हैं। इस ऐप में बिहार के किसी भी खबर को 1 मिनट से भी कम समय में दिया जाता है, जिससे आपके समय की बचत होती है। इस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए प्ले स्टोर में जाइए, सर्च कीजिए केडीबी लाइव, आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देखिए। तो चलिए चलती हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के स्कूलों में अब 6 दिन और छुट्टी रहेगी। इसको लेकर के शिक्षा विभाग के द्वारा दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है, जिससे शिक्षकों में खुशियों की लहर दौड़ पड़ी है। खबर के अनुसार बिहार शिक्षा विभाग के एसीएस प्रधान शिक्षक एस सिद्धार्थ के आदेश के बाद एक कमेटी गठित की गई। यह कमेटी को अपनी रिपोर्ट विभाग को सौंप दी गई है, जिसमें पिछले साल के मुकाबले इस साल 6 दिन और छुट्टी को जोड़ा गया है, जिससे टीचरों को फायदा होगा। आपको बता दो कि बिहार के पूर्व प्रधान सचिव के पाठक के समय हुई छुट्टियों की कटौती को विभाग ने रद्द करते हुए नई अवकाश की सूची बनाई है, यानी कि नई छुट्टी की लिस्ट बनाई है। इस नई लिस्ट में 3 मौके पर 2 दिन अवकाश का प्रावधान किया गया है। दोस्तों राशन कार्ड धारकों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आई है। भारत सरकार ने सभी राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया शुरू कर दी है। आपको बता दूं कि ई-केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा न करने पर आपका राशन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है, रद्द हो सकता है। आपको बता दूं कि ई-केवाईसी प्रक्रिया से सरकार को आपके परिवार के सदस्यों के बारे में जानकारी मिलेगी, जिससे सटीक रिकॉर्ड सुनिश्चित होता है। आपको बता दूं कि पहचान सत्यापन करके ई-केवाईसी सुनिश्चित करता है कि केवल पात्र व्यक्ति ही लाभ प्राप्त करें, जिससे योजना का दुरुपयोग रोका जा सके, यानी कि धोखाधड़ी से रोकथाम हो सके। ई-केवाईसी पूरा करने से ये सुनिश्चित होता है कि आपके राशन कार्ड पर सूचीबद्ध सभी परिवार के सदस्य राशन और फिर अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सके। तो ई-केवाईसी आप कराना बिल्कुल भी ना भूले। आपको बता दो कि ई-केवाईसी कराने के लिए आपको आधार कार्ड, राशन दुकान का नंबर, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, कार्ड, पासबुक, आकार का फोटो, परिवार के सभी सदस्य का नाम, परिवार के मुखिया का नाम, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, ई-केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करना होगा। आप अपने नजदीकी सीएससी सेंटर में जाकर के वहां पर ई-केवाईसी की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं, या फिर आपके राशन का जो डीलर है, जो राशन देता है आपको, उसके पास जाएं, उनसे आप संपर्क करें और वही आपको सारा चीज कर देगा। दोस्तों बिहार में सुशासन का सबसे बेहतरीन उदाहरण देखिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के हर घर में बिजली का स्मार्ट मीटर लगाने का आदेश जारी कर दिया है, निर्देश जारी कर दिया है। बिजली विभाग के इंजीनियर कर्मचारी जबरन लोगों के घरों में स्मार्ट मीटर लगवा रहे हैं। इस स्मार्ट मीटर को लेकर के लगातार शिकायतें भी आ रही है, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। अब सबसे दिलचस्प बात ये जानिए कि बिहार के बिजली यानी कि ऊर्जा विभाग के मंत्री विजेंद्र यादव ने खुद अपने घरों में स्मार्ट मीटर नहीं लगवाए हैं। जहाँ उनके घर पर बिजली का 6 लाख रुपए से ज्यादा का बकाया है, लेकिन मंत्री के घर की बिजली कौन काटेगा? आरटीआई कार्यकर्ता अनिल कुमार सिंह ने बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव के सुपौल स्थित निजी आवास और पटना स्थित सरकारी आवास का बिजली बिल निकाला है। इसमें चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। अनिल कुमार सिंह ने कहा है कि बिहार में बिजली का प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने का काम तेजी से हो रहा है, चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसे क्रांतिकारी काम बता रहे हैं, लेकिन बिजली विभाग के हेड यानी कि ऊर्जा मंत्री, जो बिजली विभाग का मेन हेड है, जो मेन मालिक है ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव, उनके ही घरों में 6 लाख रुपए का बकाया है बिजली बिल। जी हाँ, अपने ही घरों पर बिजली का स्मार्ट मीटर अब तक नहीं लगवाए हैं वो। आरटीआई कार्यकर्ता ने पटना स्थित मंत्री विजेंद्र यादव के सरकारी बंगले का भी बिजली बिल जारी किया है। मंत्री जी के सरकारी बंगले में भी पुराने पोस्ट पेड मीटर लगा हुआ है, जब लंबे समय से इस बंगले के बिजली बिल का भुगतान नहीं किया गया है। लिहाजा बिजली विभाग का मंत्री के बंगले पर 6,12,624 रुपए बकाया है। 6,12,624 रुपए बिजली बिल बकाया है। और ये बिजली बिल किसका बकाया है? जो बिजली का हेड है, जो बिजली मंत्री है, जो उन्हीं का 6 लाख रुपए बकाया हुआ है। लेकिन बिजली विभाग अपने मंत्री के बंगले की बिजली नहीं कैसे काटेगा? नहीं काट रहा है। जबकि अगर आप और हम होते तो अगर 5,000 रुपया भी अगर आप बिजली बिल जमा नहीं करेंगे तो आपका बिजली काट दिया जाएगा। लेकिन मंत्री जो है, जो कि बिजली विभाग का मिनिस्टर है, उन्हीं का 6 लाख रुपए बिजली बिल बकाया है और उनका कोई नहीं बिजली काट रहा है। हैरानी वाली बात है। सुशासन सरकार बोलते हैं, हाय सुशासन सरकार। आपका इसके बारे में क्या कहना है? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या बिजली मंत्री अपने पावर का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर, या फिर नीतीश कुमार का जो सुशासन सरकार है वह सिर्फ और सिर्फ ढकोसलाबाजी है, या हकीकत में सुशासन सरकार है? आप अपने राय नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा।
दोस्तों बिहार में लेडी सिंघम के नाम से मशहूर IPS अधिकारी काम्या मिश्रा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। काम्या ने अपना इस्तीफा पुलिस हेडक्वार्टर में भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मुख्यालय ने उसके इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया है। जानकारी के अनुसार काम्या मिश्रा ने निजी कारणों से इस्तीफा सौंपा है। काम्या का नाम हाल ही में चर्चा में आया था जब उन्हें VIP प्रमुख मुकेश सहनी के पिता का केस सौंपा गया था। आपको बता दूं कि लेडी सिंघम के नाम से मशहूर है काम्या और IPS काम्या। हालांकि जितेंद्र सहनी केस को सुलझा लिया गया है। अब काम्या ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया है। काम्या के पति अवधेश सरोज भी IPS अफसर हैं। जहां काम्या मुख्य रूप से ओडिशा की रहने वाली है। उन्होंने अपने पहले ही अटेम्प्ट में UPSC की परीक्षा क्लियर कर ली थी। बिहार के अपराधियों में काम्या का खौफ है। लेडी सिंघम के रूप में लोग उन्हें जानते हैं। IPS अधिकारी अपने सख्त रवैये की वजह से जानी जाती है। दोस्तों बिहार में आए दिन कहीं न कहीं लूट, लोगों की जान लेने का मामला, अपराध से जुड़े हुए मामले, बड़ी बड़ी खबरें निकल करके सामने आ रही है। ऐसे में ताजा मामला बिहार के पूर्णिया से निकल करके सामने आया है, जहां पर चोरी की बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। पूर्णिया में सबसे बड़ी बात यह है कि चोरों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया है। यहाँ पर पूर्व मेयर सविता सिंह के घर में चोरों ने नकदी और जेवरात समेत 70 लाख रुपए की चोरी कर ली है। यहाँ पर घटना के दौरान सभी लोग अपने रिश्तेदार के यहाँ पर श्राद्ध कर्म में गए थे। मिल रही जानकारी के अनुसार पूर्णिया में 70 लाख रुपए की चोरी की घटना सामने आई है। यहाँ पर चोरों ने पूर्व मेयर सविता सिंह के घर में लाखों रुपए नगद और जेवरात पर हाथ साफ कर दिया है। ये घटना पूर्णिया के मधुबनी थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर मोहल्ले की है। इस घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी गई है। वहीं पर घटना को लेकर के परिवार के सदस्य ने बताया है कि पूर्व मेयर के घर में किसी का देहांत हो गया था। ऐसे में सभी लोग श्राद्ध कर्म में गए हुए थे। जब वापस घर आए तो देखा कि चोरों ने पूरा घर साफ कर दिया है। इसके बाद घर की तलाशी लेने के बाद मालूम चला कि चोरों ने अलमीरा से सोने चांदी के जेवरात ले गए हैं, जिसकी कीमत करीब 50 लाख रुपए के करीब है। दोस्तों इस वक्त की एक बड़ी खबर राजधानी पटना से निकल करके सामने आई है, जहां पर बेखौफ अपराधियों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। लूट की इस बड़ी वारदात के बाद पुलिस महकमे में हरकत मच गया है, जब बदमाशों ने पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में घुस करके 21 लाख रुपए लूट लिए और वहां से आराम से चलते बने। जानकारी के मुताबिक बदमाशों ने पालीगंज के दुल्हिन बाजार स्थित कोरिया में स्थित पंजाब नेशनल बैंक की शाखा को अपना निशाना बनाया। बैंक में हर दिन की तरह ग्राहकों की भीड़ लगी थी। जहाँ इसी दौरान अपराधी कस्टमर बनकर के बैंक में घुसे और पिस्टल निकाल करके बैंक कर्मियों और फिर ग्राहकों को गन पॉइंट पर ले लिया। जब लोगों को बंधक बना करके बदमाशों ने बैंक में लूटपाट की। इस दौरान बदमाशों ने बैंक में रखे 21 लाख रुपए लूट लिए और आराम से वहां से चलते बने। बदमाशों के फरार होने के बाद बैंक कर्मियों ने घटना की जानकारी स्थानीय थाने को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। दोस्तों बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सावन की तीसरी सोमवारी के मौके पर अपने पूरे परिवार के साथ बाबा भोलेनाथ का दर्शन करने पहुंचे, जहां पर उन्होंने जलाभिषेक करके अपने बेहतर स्वास्थ्य की प्रार्थना की। इस दौरान उनकी पत्नी राजश्री और बेटी कात्यायनी भी साथ नजर आई। जहाँ तेजस्वी यादव के बारे में कहा जाता है कि उनका पूरा परिवार भोजनालय का भक्त है। ऐसे में सावन के खास मौके पर मंदिर पहुंचे हैं। दरअसल तेजस्वी यादव ने कहा कि हम गरीबों की सेवा करने मंदिर पहुंचे हैं। हम लोग भगवान में आस्था रखते हैं, भगवान सबका भला करते हैं। इसके अलावा TMC की नेता के तरफ से भगवान राम को लेकर के दिए गए विवादित बयान पर तेजस्वी यादव ने कहा कि कौन क्या बोलता है, वो व्यक्तिगत रूप से बात करता है, उसे हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। हम लोग सभी लोगों का आज विश्वास का मामला है। जहां हम लोग धर्म को लेकर के जो बहस छिड़ जाता है, वह अंदरूनी सबका मामला होता है। ऐसे में इस तरीके के बयानबाजी से लोगों को बचना चाहिए। हालांकि हमने पूरा बयान सुना नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ भी बोला है तो फिर ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों बेगूसराय में कुत्तों के हमले के बाद अब गीदड़ का आतंक देखने को मिल रहा है। बेगूसराय में जब शौचालय करने गए लोगों पर गीदड़ ने जबरदस्त हमला कर दिया। गीदड़ के हमले में महिला समेत 4 बच्चे बुरी तरीके से जख्मी हो गए। यह घटना बिहार के बेगूसराय के सीमावर्ती समस्तीपुर की विधान थाना क्षेत्र के पड़ी गाँव की है। घायलों ने बताया है कि शौच करने के लिए खेत में गए थे, तभी गीदड़ ने हमला कर दिया। लोगों ने जब गीदड़ को भगाने का प्रयास किया तो फिर उन पर भी हमला कर दिया। हालांकि लोगों ने गीदड़ को घेर करके उसकी जान ले ली। स्थानीय PHC में प्राथमिक उपचार के बाद सभी पीड़ितों को बेगूसराय सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। दोस्तों मानसून के सीजन में सब्जियों की बढ़ती कीमतें आम जनता को झटके पर झटका दे रही है। इसी बीच अब लोगों के लिए राहत बड़ी खबर सामने आई है। लगभग साल भर परेशान करने के बाद दाल की कीमतों में अब गिरावट देखने को मिल रही है। ऐसे में कहा जा रहा है कि आने वाले महीनों में दालों की कीमतों में और ज्यादा गिरावट आ सकती है। जी हाँ, आधिकारिक सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि पिछले 1 महीने से देश के अलग अलग मंडियों में दाल की कीमतों में गिरावट आ रही है। जहाँ रिपोर्ट्स के मुताबिक चना, तुअर यानी कि अरहर और उड़द जैसी दालों के दाम नरम पड़ रहे हैं। ऐसे में
आम लोगों के लिए राहत की बात है, क्योंकि दालों की कीमतें साल भर से ज्यादा समय से तेजी से चल रही थी। जहां आपको बता दें कि जनवरी में दालों की खुदरा महंगाई दर 19.54% थी, जो कि जून में कम होकर के 16.7% पर आ गई है। आपको बता दें कि उपभोक्ता मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक अरहर दाल की खुदरा कीमतें कम होकर के 160 रुपए प्रति किलो दर्ज की गई है, जो कि एक महीने पहले की तुलना में 5.8% कम है। इस तरह मसूर दाल एक महीने पहले की तुलना में 10% सस्ता होकर के 90 रुपए प्रति किलो पर आ गई है। जहां अधिकारियों का कहना है कि प्रमुख मंडियों में चना, अरहर और फिर उड़द दाल की कीमतें पिछले एक महीने के दौरान 4% तक कम हुई है। दोस्तों, जलग्रहण क्षेत्र में हुई भारी बारिश के बाद सोन नदी में उफान आ गया। आपको बता दो कि कल रात का जलस्तर बढ़ करके 3 लाख क्यूसेक के पार हो गया। महज 24 घंटे के अंदर सोन में पानी की मात्रा 10 गुनी बढ़ गई है। इससे सोन से जुड़े हुए सभी तटबंधों पर भारी दबाव उत्पन्न हो गया है। ताजा जलस्तर 5 लाख क्यूसेक है। जहाँ इधर सोन के उफनाने से आज रात से पटना के दीघा से लेकर के मुंगेर तक गंगा के जलस्तर में भी तेजी से वृद्धि हो रही है। आपको बता दो कि सोन के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी जारी है। इसके बाद इंद्रपुरी बैराज के सभी 69 गेट खोल दिए गए हैं। जब सोन नदी में अप्रत्याशित जल स्राव को देखते हुए जल संसाधन विभाग ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही साथ सोन के तटबंध की रात्रि पेट्रोलिंग शुरू कर दी गई है। दोस्तों, भारतीय रेलवे बिहार के मुजफ्फरपुर और फिर पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी के बीच एक नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सेवा शुरू करने के लिए तैयार है। ये सेवा अक्टूबर में शुरू होने की उम्मीद है, जिससे इन दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय लगभग 10 घंटे से घट करके सिर्फ 6 घंटे रह जाएगा। इस ट्रेन का औसत किराया 1200 रुपए से 2200 रुपए के बीच हो सकता है। इस रूट पर वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत से न केवल बिहार बल्कि पश्चिम बंगाल के लोगों को भी काफी ज्यादा फायदा होगा। ये ट्रेन 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा करने के लिए डिजाइन की गई है, जो मौजूदा सेवाओं की तुलना में बहुत कम समय में 446 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। आपको बता दूं कि एक रिपोर्ट्स के अनुसार इस नई सेवा की मांग का आकलन करने के लिए पहले ही एक सर्वेक्षण किया जा चुका है और ये इस रूट पर वंदे भारत ट्रेन के लिए यात्रियों के बीच एक मजबूत प्राथमिकता दर्शाता है। रेलवे वर्तमान में इस सेवा की सुचारू शुरुआत सुनिश्चित करने के लिए तैयारी कर रहा है। हालांकि आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है। नई रेल सेवा के साथ यात्री तेज और फिर अधिक आरामदायक यात्रा की उम्मीद कर सकते हैं, जिसमें मुजफ्फरपुर और जलपाईगुड़ी के बीच यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा। दोस्तों, बिहार में पुलों के बाद अब सड़कों को भी किसी की बुरी नजर लग गई है। जब बिहार के अलग अलग हिस्सों से सड़कों के टूटने और फिर पानी में बहने की खबरें सामने आ रही है। ताजा मामला बिहार के जहानाबाद से सामने आया है, जैसे कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर वीडियो देख सकते हैं, जहां पर नदी की तेज बहाव में पूरी सड़क बह गई है। दरअसल पिछले 2 दिनों से लगातार तेज बारिश के होने के कारण जहानाबाद से होकर के गुजरने वाली फल्गु और फिर दरधा नदी उफान पर है। जब फल्गु नदी में अचानक से आए उफान के कारण मोदनगंज प्रखंड के कई गाँव का जिला मुख्यालय से संपर्क भंग हो गया है। नदी के तेज बहाव के कारण यहाँ की मुख्य सड़क पानी में बह गई है, जिसके कारण इस क्षेत्र में पड़ने वाले मिर्जापुर, बरछी, बिघा और बाकी कई सारे गांव, दर्जन भर गांव टूट गए हैं। इसका संपर्क टूट गया है। यह इलाके में चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। ग्रामीणों ने बताया है कि 2016 के बाद फल्गु नदी में इतना ज्यादा पानी अभी तक नहीं आया था, जो अभी आया है। कई गाँव में पानी घुस चुका है और फिर पूरा क्षेत्र जलमग्न है। जिला प्रशासन ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। दोस्तों, बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के अस्पतालों में 200 से ज्यादा आयुर्वेदिक और फिर यूनानी दवाएं फ्री में मिलेगी। इसको लेकर के तैयारियां पूरी कर ली गई है। बहुत जल्द इसका लाभ मिलना शुरू कर दिया जाएगा। खबर के अनुसार बिहार में आयुर्वेदिक और यूनानी दवाएं फ्री में उपलब्ध कराने के लिए डॉक्टरों और फिर अधिकारियों की टीम ने आयुर्वेदिक और यूनानी की आवश्यक दवा यानी कि लिस्ट तैयार की है। साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग को अंतिम रूप देने के लिए प्रस्ताव भेज दिया गया है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन मिलते ही राज्य आयुष समिति टेंडर निकाल करके आवश्यकता के अनुसार दवाओं की खरीदारी करेगी। इसके बाद लोगों को 200 से अधिक दवा मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएगी। आपको बता दें कि राज्य आयुष समिति के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर धनंजय शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया है कि सरकार जल्द से जल्द आयुष दवाएं अस्पतालों तक पहुंचाने की दिशा में कार्य कर रही है। जल्द ही आयुर्वेदिक और फिर यूनानी दवाएं सूची के अनुसार अस्पतालों में पहुंचाई जाएगी। अब बड़ी खबर बिहार के पूर्णिया से निकल करके सामने आ रही है, जहां पर रुपोली से 5 बार की विधायक रही बीमा भारती के पति अवधेश मंडल ने आज पूर्णिया कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। अवधेश मंडल हाई प्रोफाइल गोपाल यादव का केस में आरोपी हैं, जिसके बाद से ही उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी। हालांकि मामले में दूसरे आरोपी बनाए गए बीमा भारती का बेटा राजा अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है, जिसकी तलाश की जा रही है। आपको बता दें कि पूर्णिया पुलिस ने पूर्व विधायक बीमा भारती के पति अवधेश मंडल और फिर बेटे राजा को गोपाल यादव की जान लेने के मामले में साजिश
साजिशकर्ता बनाया गया है। इस कांड के बाद से दोनों फरार थे। इससे पहले दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने पूर्व एमएलए बीमा भारती के घर पर कुर्की जब्ती का इश्तिहार चिपकाया था। आपको बता दूं कि इससे पहले पुलिस ने गिरफ्तार किए गए चारों आरोपी विकास कुमार, ब्रजेश यादव, संजय भगत और फिर विशाल राय को 48 घंटे की डिमांड पर लिया था। दोस्तों, केंद्र सरकार के जरिए वक्फ बोर्ड पर लाए जाने वाले बिल को लेकर के बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वक्फ बोर्ड को पूरी तरीके से समाप्त कर देना चाहिए, लेकिन पूरा समाप्त ना करके इसमें संशोधन किया जा रहा है। वक्फ बोर्ड के जरिए पूरे देश में जमीन जिहाद चलाया जा रहा था। जब वक्फ बोर्ड जिस जमीन को अपना कह देती थी वह उसकी नहीं है, ये साबित करने में लोग परेशान हो जाते थे। जब विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा कि कई जगहों पर बिहार में भी सरकारी जमीनों पर वक्फ ने कब्जा कर लिया है। इस कानून के आने से सरकार को अपनी जमीन मिल जाएगी और फिर लोगों को भी अपनी जमीन वापस मिलेगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम है विरोध करना, वो भी नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि वे भी चाहते हैं कि कानून आए। विपक्ष भी ये चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड पर जो कानून आ रहा है वो बने। दोस्तों, बिहार के किसान इन दिनों मौसम की मार से परेशान हो रहे हैं। इस साल फिर खरीफ की ताक पर मौसम ने दाग दे दिया। जब खेतों में रोपे गए धान की फसल भी अब सूखने लगे हैं, जिसको लेकर के आसमान की ओर से किसान बारिश के लिए टकटकी लगाए हुए बैठे हैं। ऐसी परिस्थितियों में किसानों को अपने फसल को बचाने के लिए खेतों में निजी पंप सेट के माध्यम से सिंचाई और फिर पटवन करने में जुटे हैं किसान। जब किसानों को अब इसको लेकर के बिहार सरकार ने बहुत बड़ी मदद करने की योजना बनाई है। अब किसानों को पंप सेट पर से पानी पटाने के लिए डीजल अनुदान योजना के तहत पैसे दी जा रही है। आपको बता दो कि 1 एकड़ के लिए अधिकतम 2250 रुपए राशि का अनुदान विभाग देगी किसानों को। जब एक किसान को अधिकतम 8 एकड़ तक के लिए अनुदान राशि दी जाएगी। सरकार ये अनुदान की राशि रैयत और गैर रैयत दोनों को देगी। वहीं पर डीजल अनुदान का लाभ लेने के लिए किसानों को जहां पर अनुदान लिए हुए अपने नजदीकी पेट्रोल पंप से डीजल की खरीदारी करने पर रसीद लेने के दौरान किसानों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर अंकित करना होगा। जहां उन्होंने ये भी बताया है कि किसानों द्वारा विभाग में जमा किए गए आवेदन के बाद कृषि समन्वयकों द्वारा सत्यापन किया जाएगा, जिसके बाद अनुदान की राशि किसानों के दिए गए बैंक खाते में भेजी जाएगी। इसके लिए किसानों को आगामी 3 अक्टूबर तक सिंचाई के लिए क्रय किए गए डीजल का रसीद ही मान्य होगा। डीजल अनुदान के लिए अभी तक 170 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें से लगभग 60 आवेदन को वेरीफाई कर लिया गया है। दोस्तों, पिछले 1.5 साल से बिहार में पदयात्रा कर रहे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि वे सिर्फ एक पार्टी नहीं बना रहे हैं, बल्कि बिहार के लोगों को अपने बच्चों के बेहतर भविष्य, रोजगार, पलायन जैसे मुद्दों के लिए एक आंदोलन खड़ा करने में मदद कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मैं बिहार के लोगों को लालू, नीतीश और भाजपा के 30 सालों के शासन से मुक्त कराने में मदद कर रहा हूँ। जब प्रशांत किशोर ने पार्टी में अपनी भूमिका पर कहा कि प्रशांत किशोर की भूमिका पहले जैसे ही रहेगी। जब पहले मैं राजनीतिक दलों और फिर नेताओं के लिए रणनीति तैयार करता था और अब बिहार की जनता की मदद कर रहा हूँ, उन्हें चुनाव लड़ने के लिए काम कर रहा हूं। जब उन्होंने दावा किया है कि देश के राजनीतिक इतिहास ऐसा पहली बार होगा 1 करोड़ लोग मिलकर के एक दल बना रहे हैं। 2 अक्टूबर को बिहार के 1 करोड़ लोग इस पार्टी के गठन के लिए इकट्ठा होंगे। ये एक ऐतिहासिक घटना होगी, ये कहना है प्रशांत किशोर का। दोस्तों, SC/ST में आरक्षण के भीतर आरक्षण के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर के एनडीए के भीतर 2 फार होता दिख रहा है। लोजपा रामविलास के चीफ और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाया था और सुप्रीम कोर्ट में पूर्ण विचार याचिका दायर करने की बात कही। हालांकि एनडीए में शामिल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान को स्वार्थी बता दिया है। SC/ST में आरक्षण के भीतर आरक्षण पर चिराग पासवान की आपत्ति पर जीतन राम मांझी ने कहा कि जो आदमी बढ़ गया है वह आगे बढ़ते रहें और जो लोग पिछड़ गया है उनके बारे में सोचा जाए, इसलिए हम हर हाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत करते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है वह 10 साल पहले आना चाहिए था। बाबा साहेब के अनुसार साक्षरता एक मानदंड है जो सबसे नीचे होने का है। उन्होंने कहा है कि SC की साक्षरता दर महज 30% है। इस 30% के भीतर कई जातियां हैं। जब 30% से ऊपर वाली जातियों को आरक्षण का लाभ मिल रहे हैं, इसका विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन जिन लोगों की साक्षरता दर 7 से 8% है उसको तो आगे बढ़ना ही चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया है कि जो समाज में नीचे गिरा हुआ है उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रयास होना चाहिए। जब आरक्षण के भीतर आरक्षण के फैसले पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के ये कहने पर कि इस देश में दलितों के साथ होता है भेदभाव होता है, दलितों को मंदिर में पूजा नहीं करने दिया जाता है और न ही घोड़े पर चढ़ने दिया जाता है, इस पर जीतन राम मांझी ने कहा है कि ऐसी बात स्वार्थी लोग ही कर रहे हैं। भुइया, मुसहर, डोम, मेहतर जाति के लोग हैं, उनमें से कितनी IAS, IPS इंजीनियर और फिर चीफ इंजीनियर है जो लोग आज क्षोभ व्यक्त कर रहे हैं। 4 जातियां उनका सब है, तो फिर इसका मतलब है कि शेड्यूल कास्ट का हक वही लोग ले रहे हैं। 76 वर्ष से तो फिर वे लोग ले ही ले रहे हैं, ये कहना है जीतन राम मांझी का।
दोस्तों, बिहार के शिक्षा विभाग के तत्कालीन अपर मुख्य सचिव के पाठक की छुट्टी होने के बाद कई बड़े बदलाव नजर आने लगे हैं। पहले जो किट कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 3 तक मिलती थी, वह अब कक्षा 12 तक के छात्र छात्राओं को मिलेगी। साथ ही स्कूलों में छुट्टियों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। ये फैसला शिक्षा विभाग के एसीएस सिद्धार्थ ने लिया है। शिक्षा विभाग ने FLN और LEP किट वितरण का निर्णय लिया है। एक बच्चे की किट पर सरकार 498 रुपए 75 पैसे खर्च करेगी। किट लिए ई शिक्षा कोष पर आधार के साथ विवरण अपलोड करना जरूरी होगा। दोस्तों, केंद्र सरकार वक्फ एक्ट में संशोधन करने की तैयारी में है। इसको लेकर के बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि एक बात समझने की जरूरत है, केंद्र सरकार जनहित के काम नहीं करती है। उन्हें ना गरीबों से मतलब है और ना ही बेरोजगारी से मतलब है। अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी चिकित्सा मिले, इससे केंद्र सरकार को कोई भी मतलब नहीं है। तेजस्वी यादव ने आगे कहा है कि केंद्र सरकार केवल ध्रुवीकरण करके हिंदू मुसलमान करके अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, करना चाहते हैं। जब भाजपा के लोगों को पहले बताना चाहिए कि जो आरक्षण हमने बढ़ाया है उसे वे 9वीं अनुसूची में क्यों नहीं डाल रहे हैं, यह क्या कारण है। और बिहार में आपने वादा किया था विशेष राज्य का दर्जा देने का। दोस्तों, पूर्णिया लोकसभा के निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने भ्रष्टाचार से परेशान आम लोगों को एक अनोखा ऑफर दिया है। पप्पू यादव ने आम लोगों से कहा कि भ्रष्ट कर्मचारियों और फिर पदाधिकारियों का घूस मांगने या फिर लेने का वीडियो बना करके उन्हें भेजने वालों को वे 25,000 रुपए का नगद इनाम देंगे। जब पप्पू यादव ने यह बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। पप्पू यादव ने कहा कि जो भी कर्मचारी या फिर अधिकारी घूस लेते हैं, पदाधिकारी घूस लेते हैं, घूस मांगते हैं, तो उसका वो वीडियो बना ले, वीडियो बना करके हमको भेजे, उनको 25,000 रुपए इनाम देंगे। पप्पू यादव ने साथ में भरोसा दिलाया है कि वीडियो भेजने वालों की पहचान गुप्त रखी जाएगी। आपको बता दूं कि सांसद बनने के बाद से पप्पू यादव इलाके में कभी प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों को फीस लेने के मसले पर चेतावनी देते हुए नजर आते हैं, तो कभी सरकारी कार्यालयों में काम न करने से परेशान आम लोगों के से सवाल उठाते दिखते हैं। पप्पू यादव ने कहा कि ये ऑफर तब है जब कुछ दिन पहले अंचल पदाधिकारी श्रेया मिश्रा का घूस लेने का वीडियो वायरल हो गया था। पप्पू यादव ने बातचीत में एक न्यूज चैनल से बातचीत में 2 मोबाइल नंबर भी दिए जिन पर बिहार के लोग किसी भी सरकारी कर्मचारी या फिर अधिकारी का घूस मांगने या फिर घूस लेने का वीडियो भेज सकते हैं। ये दोनों मोबाइल नंबर पप्पू यादव की टीम का है। आपको बता दूं कि पहला नंबर है 9958228380 और दूसरा नंबर है 7838961381। ये दोनों नंबर पप्पू यादव का नंबर है और आम लोगों के लिए ये नंबर जारी कर दिया गया है, जहां आम लोग इन नंबरों में किसी भी नंबर पर भ्रष्ट कर्मचारियों और फिर अधिकारियों का रिश्वत मांगने या फिर लेने का वीडियो बना करके भेज सकते हैं। दोस्तों, सिपाही भर्ती के दौरान बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के लिए परीक्षा की नई तारीख की घोषणा कर दी गई है। परीक्षा की तैयारी में जुट गए हैं और जारी हुई तिथि के अनुसार परीक्षा 7 अगस्त से 28 अगस्त के बीच के अलग अलग तारीखों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा को लेकर उम्मीदवारों के मन में कई तरह के सवाल दौड़ रहे हैं। आपको बता दूं कि बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 2024 की परीक्षा में किन विषयों से सवाल पूछे जाएंगे आप यहाँ देख सकते हैं। हम आपको बता रहे हैं। अभी वह हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस के अंतर्गत हिस्ट्री, जियोग्राफी, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, वहीं पर साइंस के अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, जनरल नॉलेज आदि। दोस्तों, मोतिहारी पुलिस का अजीबोगरीब कारनामा सामने आया है जिससे अधिकारियों के कान खड़े हो गए। दरअसल वंदना स्फूर्ति फाइनेंस बैंक के कर्मचारी अप्पू यादव से 29 तारीख को 2,39,000 रुपए लूटा गया था। जब बैंक के कर्मचारी अप्पू यादव ने इस घटना को लेकर के थाने में केस दर्ज किया था, जब वो भी एक नहीं बल्कि 2 FIR दर्ज की गई। जब अप्रैल में हुई लूट की घटना को लेकर के फिर 30/6/2024 को अप्पू यादव ने ही दोबारा FIR दर्ज कर दिया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि हर FIR को ऑनलाइन रजिस्टर करना होता है। जब एक ही मामले में FIR दर्ज है तो फिर दोबारा FIR कैसे दर्ज हो गया? या किसी पुलिस अधिकारी ने बिना जांच के ही रजिस्टर कर दिया? ये मामला जब SP कांतेश मिश्रा के पास पहुंचा तो उन्होंने आनंद फानन में DSP रंजन कुमार को जांच की जिम्मेदारी दी। अप्पू यादव जिस फाइनेंस कंपनी में फील्ड अफसर हैं, उसी कंपनी को पिछले दिनों लूटा गया था, जिसे लेकर के पुलिस ने बैंक लूटकांड के मुख्य सरगना होने को लेकर के उसकी गिरफ्तारी की। ये एक ही मामले में 2 FIR होने के बाद पुलिस टिप हुई है। DSP रंजन कुमार ने जब इस मामले की जाँच की तो फिर प्रथम दृष्टया से सही साबित हुआ। एक ही मामले में अप्पू यादव नाम के आवेदक ने 2 FIR दर्ज कराया था। बिहार के युवाओं में बड़ी बेरोजगारी है और नौकरियां दूसरे प्रदेशों के लोग ले जा रहे हैं। बिहार में डोमिसाइल लागू किया जाना चाहिए ताकि बेरोजगारी का डंस झेल रहे बिहारी युवाओं को रोजगार मिल सके और पलायन कम। ये बातें मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बातें बापू सभागार में जनसुराज द्वारा आयोजित जनसंवाद को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कही है, जहाँ उन्होंने कहा कि बिहार के लोग रोजी रोजगार के लिए दूसरे प्रदेश में पलायन करने को मजबूर हैं और यहाँ मौजूदा सरकार दूसरे प्रदेशों के लोगों को नौकरी दे रहे हैं। नौकरी देकर के बिहारियों को बुर्बक बना रही है।
उन्होंने कहा कि बिहार और फिर देश की सरकारों ने बिहार को ना सुधरने वाला राज्य समझ करके बिहारियों को अपनी किस्मत पर रोने के लिए छोड़ दिया है। अब बिहारी युवाओं की जिद है जनसुराज, और जनसुराज के माध्यम से बिहार को सुधारने की जिद पर अड़ गई है युवा शक्ति। जब प्रशांत किशोर ने युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि जब जब युवा शक्ति अंगराइयां ली है तो बदलाव आया है। उन्होंने युवाओं को राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील और कहा कि आपके बीच से ही लोग मुखिया, जिला परिषद, विधायक आदि बनेंगे। इस भीड़ में बैठे युवाओं में से बहुत तेरे विधानसभा के लिए चुन करके आएंगे, विश्वास रखिए। दोस्तों, वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन की खबरों के बीच वक्फ बोर्ड के मामले में बिहार मॉडल की बात करके सियासी गलियारों में दिलचस्पी पैदा कर दी है। हालांकि चंद्रबाबू नायडू की प्रतिक्रिया का इंतजार है। जब देखना होगा कि आंध्र प्रदेश में मुसलमानों के दम पर विधानसभा चुनाव जीतने वाले चंद्रबाबू नायडू क्या फैसला लेते हैं। लेकिन नायडू ने जिस तरह से विधानसभा चुनाव में मुस्लिमों के लिए 4% आरक्षण का वादा किया था, वक्फ बोर्ड मामले में दोनों पार्टियों के स्टैंड को लेकर के सियासी गलियारों में चर्चा है। सवाल ये भी है कि क्या नरेंद्र मोदी वक्फ बोर्ड के मामले में नीतीश और चंद्रबाबू नायडू की नाराजगी मोल लेना चाहते हैं। जहां माना जा रहा है कि नीतीश कुमार और नायडू पर निर्भर मोदी 3.0 सरकार इस हफ्ते संसद में वक्फ बोर्ड एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव पेश कर सकती है। इस बीच जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा कि बिहार में वक्फ संपत्तियों की संरक्षण के लिए एक मॉडल तैयार किया गया है। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वक्फ की संपत्तियों की सुरक्षा के लिए भू राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव और फिर जिलों में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अधिकार दिए हैं। यह साथ ही वक्फ बोर्ड की संपत्ति के विकास के लिए बिहार सरकार ने 100 करोड़ रुपए दिए हैं। इससे पुस्तकालय और फिर मल्टीपर्पज हॉल बनाए जा रहे हैं। नीरज कुमार ने साफ कर दिया है कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति का उपयोग गरीबों और फिर अनाथ बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए होगा। उन्होंने कहा है कि बिहार सरकार की इस पहल को केंद्र सरकार भी ध्यान में रखें। आपको बता दूं कि बिहार में धार्मिक न्याय बोर्ड ने हिंदू देवी देवताओं के मंदिर और फिर मठ की जमीन के लिए भी मानक तय कर दिए हैं। यह राज्य सरकार ने तय किया है कि महंत के नाम पर कोई भी जमीन नहीं होगी, बल्कि जमीन देवी देवता के नाम पर ही होगी। जिस तरीके से नीतीश कुमार ने बिहार में वक्फ बोर्ड के लिए स्पष्ट कानून बनाए हैं, उससे साफ पता चलता है कि उन्हें बीजेपी की तरह मुस्लिम वोट बैंक में परहेज नहीं है, जहां उन्हें मुसलमानों का वोट चाहिए और उनकी सरकार उनके हितों का भी ध्यान रखती है। अगर आपके पास खाली जमीन है तो ये खबर आपके लिए है। अब आपको इस खाली जगह के लिए सरकार की तरफ से सब्सिडी मिलेगी, पैसा मिलेगा। जब बिहार सरकार की तरफ से कोल्ड स्टोरेज खोलने के लिए सरकार हर संभव मदद करने का प्रयास करेगी। दरअसल बिहार सरकार राज्य में यानी कि बिहार में नए कोल्ड स्टोरेज खोलने के लिए हर तरह की सुविधा देगी। बिहार के लिए 12 जनपदों में से एक कोल्ड स्टोरेज नहीं है, जिसके चलते अब सरकार कोल्ड स्टोरेज खोलने के लिए 50% तक का अनुदान दे रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बिहार में करीब 200 कोल्ड स्टोरेज है, जिनकी कुल भंडारण क्षमता करीब 12,30,175 मीट्रिक टन है। जिन 12 जनपदों में एक भी कोल्ड स्टोरेज नहीं है, उनमें नवादा, मधुबनी, औरंगाबाद, बांका, मुंगेर, जहानाबाद, लखीसराय, शेखपुरा, सहरसा, जमुई, अरवल और शिवहर शामिल है। जब प्रदेश सरकार का प्लान है, यानी कि बिहार सरकार का प्लान है कि बिहार में ज्यादा से ज्यादा कोल्ड स्टोरेज हो। अब इसी को लेकर के जिनके पास खाली जमीन है उनको कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए बिहार सरकार पैसे देगी। तो ऐसे में अगर आपके पास भी खाली जमीन है तो आप ये मौका हाथ से बिल्कुल भी जाने ना दें। जी हाँ, ये आपके लिए मौका हो सकता है, बड़ी मौका हो सकता है, बड़ा मौका। बिहार की राजधानी पटना से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के 8000 प्राइवेट स्कूलों पर बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। इसको लेकर के बिहार शिक्षा विभाग ने प्राइवेट स्कूलों को चेतावनी जारी कर दी गई है। खबर के अनुसार बिहार में शिक्षा का अधिकार कानून के तहत सरकार ने सभी निजी विश्वविद्यालयों के लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया है। जहाँ लेकिन बिहार में बहुत से प्राइवेट स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं की है। आपको बता दूं कि बिहार में करीब 8000 प्राइवेट स्कूलों ने अभी तक सरकार से प्रस्तुति यानी कि रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, नहीं लिया है। इसे ध्यान में रखते हुए प्राथमिक शिक्षा निदेशक मिथिलेश मिश्रा ने सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी कि डीओ को कार्रवाई करने का आदेश दिया है। दरअसल विभाग ने साफ कर दिया है कि सरकारी नियम के उल्लंघन की स्थिति में दोषी व्यक्ति या फिर संस्थान पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं पर निर्धारित तिथि के बाद भी विद्यालय संचालित रहने पर प्रत्येक दिन 10,000 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। बिहार में लगातार हुई बारिश के कारण दक्षिण और फिर मध्य बिहार की कई नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। रोहतास में लोगों को टीला खाली करने का निर्देश जारी कर दिया है और अलर्ट भी हो चुका है। जैसे सीमांचल, कोसी की भी नदियां उफान पर आ गई है, जैसे कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर वीडियो देख सकते हैं। कटिहार में गंगा और कोसी नदियों के उफान से निचले क्षेत्र में बाढ़ का फैलाव बढ़ने लगा है। बारिश का पानी बाढ़ में सहायक बन गया है, जहाँ मौसमी नदियां लबालब होने लगी है। नदियों के बाढ़ का स्रोत मौसमी नदियों से मिलने से निचले भूभाग
विभाग के गाँव की तरफ से पानी का फैलाव होने लगा है। जब कटिहार की नदियों में उफान है। जानकारी के अनुसार गंगा के साथ कोसी नदी के जलस्तर में वृद्धि हो रही है, जहाँ बाढ़ खतरे को लेकर के क्षेत्र का जनमानस दहशत में है। बताया जाता है कि उत्तराखंड में बारिश और फिर बादल फटने से गंगा के पानी में उफान बढ़ गया है, जबकि नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में बारिश के अधिक होने से कोसी नदी में लगातार उफान बढ़ रहा है। दोस्तों, बिहार में यदि आप केला की खेती करना चाहते हैं तो फिर आपके लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में केला की खेती के लिए 62,500 रुपये अनुदान दिया जाएगा। इसको लेकर के दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। खबर के अनुसार प्रति हेक्टेयर केला की खेती के लिए अनुदान की राशि प्रथम वर्ष यानी कि पहले साल 46,875 रुपये एवं द्वितीय वर्ष के लिए 15,625 रुपये निर्धारित किया गया है। आप न्यूनतम 0.25 एकड़ तथा अधिकतम 10 एकड़ तक अनुदान ले सकते हैं। आपको बता दूं कि बिहार के अरवल, भोजपुर, बक्सर, गोपालगंज, जहानाबाद, कैमूर, लखीसराय, मधेपुरा, नवादा, सारण, शिवहर, सीतामढ़ी, सिवान, सुपौल, शेखपुरा जिले में केला का क्षेत्र विस्तार करने के लिए लाभ दिया जाएगा, जहां आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसके लिए आवेदन कैसे करें, तो आपको बता दूं कि केला की खेती के लिए अनुदान का लाभ लेना चाहते हैं तो आप आवेदन उद्यान निदेशालय की वेबसाइट www.horticulturebihar.gb.in पर जाकर के ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। इसको लेकर के दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। दोस्तों, प्रशांत किशोर ने रविवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा आरोप लगाया है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि केंद्र में सत्ता बरकरार रखने के लिए भाजपा उन पर निर्भर है। इसके बावजूद भी वे राज्य के लिए ठोस लाभ सुनिश्चित करने में विफल है। प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया है कि जदयू प्रमुख केंद्रीय मंत्रिपरिषद में अपनी पार्टी की हिस्सेदारी को लेकर के चिंतित है और राज्य स्तर पर विरोधियों से बदला लेने के लिए भी भाजपा के साथ अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि वे राज्य को औद्योगिक रूप से पुनर्वसित करने के लिए अपने पद का लाभ उठा रहे हैं। प्रशांत किशोर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि लोग बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की बात कर रहे हैं। मैं पूछता हूं कि नीतीश कुमार 20 चीनी मिल को बहाल करने के लिए दबाव क्यों नहीं बनाए, जो कि सालों से बंद पड़ी है। प्रशांत किशोर 2 साल पहले शुरू किए गए जनसुराज अभियान के एक समारोह के दौरान बोल रहे थे। आपको बता दो कि प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज 2 अक्टूबर को पार्टी बनने जा रही है। जहां भी वो पार्टी नहीं है, अभी ये अभियान है। अब इसको पार्टी के रूप में बदला जाएगा जनसुराज को। दोस्तों, लोकसभा में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल की तैयारी चल रही है। 12 अगस्त तक मानसून सत्र चलेंगे और ऐसी चर्चा है कि इस बीच इस बिल को पेश किया जा सकता है। जब पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने इस बिल का विरोध करते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला है, जहाँ साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा किया है। कहा कि नीतीश कुमार चुप क्यों है, वह तो सेकुलर है। पप्पू यादव पटना से दिल्ली जा रहे थे। इसी दौरान एयरपोर्ट पर उन्होंने ये बयान दिया। उन्होंने कहा है कि हिंदू मुस्लिम इनका परम सिद्ध अधिकार हो गया है। जिस तरह से क्षेत्रीय पार्टियों के लिए जाति जरूरी है, उसी तरह केंद्र के लिए हिंदू मुसलमान के अलावा कोई एजेंडा नहीं है। केवल पाकिस्तान की बात करेंगे, जैसे चीन की बात नहीं करेंगे, अमेरिका की बात नहीं करेंगे, रशिया की बात नहीं करेंगे, केवल पाकिस्तान की बात करेंगे। नेपाल की भी बात करने में हिम्मत नहीं है। वहीं पर पप्पू यादव ने वक्फ बोर्ड को लेकर के नीतीश कुमार को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। सवाल पूछते हुए कहा कि नीतीश जी चुप क्यों है, नीतीश कुमार तो सेकुलर है, इसमें 2 मत नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार जी की उम्र जो है वो परिस्थितियां है, उसको मैं समझता हूँ। नीतीश कुमार की व्यक्तिगत विश्वसनीयता थी, लेकिन अब उनका आम लोगों के बीच जो विश्वास था वह लगातार धूमिल होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। दोस्तों, बिजली कंपनियां अब बिजली कनेक्शन देने में मनमानी या फिर देरी नहीं कर सकेगी। जी हाँ, अगर आप बिजली कनेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको बिजली कनेक्शन में देर नहीं लगेगी बिजली लेने में। जी हाँ, जो भी बिजली कनेक्शन लेना चाहते हैं उनको 3 दिन के भीतर बिजली कनेक्शन दे देना होगा। जहाँ आपको बता, ये पटना में होगा। जहाँ पटना में अगर कोई बिजली कनेक्शन लेना चाहते हैं तो उनको 3 दिन के भीतर देना होगा, जबकि राज्य के अन्य नगर पालिका क्षेत्र में 7 दिन और ग्रामीण क्षेत्र में आवेदन के लिए 15 दिन के भीतर बिजली कनेक्शन देना होगा। जहाँ ऐसा नहीं होने पर बिजली कंपनियां डिफॉल्टर साबित होगी और उन पर प्रतिदिन 1000 रुपए की देरी से जुर्माना लगेगा। नीतीश कुमार की सरकार राज्य भर में जनता को अधिकतम बिजली दिलाने को लेकर के प्रतिबद्ध है। अभी तत्काल कनेक्शन 15 दिनों में मिलता है और इस मद में उपभोक्ताओं को दुगुनी राशि देनी पड़ती है। दरअसल बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने इस नियमों को लागू किए जाने को लेकर के बिहार बिजली सप्लाई कोड 2007 में संशोधन की प्रक्रिया कर दी है, जहां आयोग ने सार्वजनिक नोटिस जारी करते हुए इस पर आम लोगों और फिर स्टेक होल्डर से 14 अगस्त तक आपत्ति और सुझाव मांगे हैं। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के बाद माना जा रहा था कि शायद ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अंतिम कार्यकाल होगा। इसके बाद वे प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहेंगे। लेकिन अब खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2029 लोकसभा चुनाव के लिए भविष्यवाणी कर दी है। अमित शाह ने बता दिया है कि 2029 में कौन प्रधानमंत्री बनने जा रहा है भाजपा की तरफ से। साथ ही साथ कांग्रेस पर भी करारा जवाब दिया है। एनडीए की ताकत पर सवाल उठाने वालों को जवाब देते हुए अमित शाह ने कहा कि विपक्ष अपनी तैयारी कर लें। 2029 के लोकसभा चुनाव के बाद भी उन्हें विपक्ष में ही बैठना होगा।
अमित शाह ने कहा है कि मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि विपक्ष को जो करना है करने दीजिए। 2029 में एनडीए आएगा और मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, मोदी जी ही आएंगे 2029 में। साथ ही साथ अमित शाह ने कहा कि विपक्ष को नहीं पता है कि पिछले 3 चुनाव में कांग्रेस को जितनी सीटें मिली थी उससे कहीं ज्यादा सीटें इस चुनाव में बीजेपी ने जीती है अकेले। उन्हें ये नहीं पता कि एनडीए के सिर्फ एक दल बीजेपी के पास जितनी सीटें हैं उतनी तो उसके पूरे अलायंस के पास भी नहीं है। दोस्तों अब किचन में खाने का स्वाद दोगुना हो जाएगा। महंगाई खास करके खाने पीने की चीजों की आसमान छूती कीमतों से परेशान आम लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। जहाँ करीब 1 साल तक परेशान करने के बाद दालों की कीमतों में नरमी आनी शुरू हो गई है। जहाँ आने वाले महीनों में कीमतें और भी कम होने की उम्मीद है। जब पिछले 1 महीने से देश के विभिन्न बाजारों में दालों की कीमतों में गिरावट जारी है। जब चना, अरहर और उड़द जैसी दालों की कीमतों में नरमी आ रही है, जब ये आम लोगों के लिए बड़ी राहत वाली बात है। क्योंकि पिछले 1 साल से ज्यादा समय से दालों की कीमतें बढ़ रही थी। जनवरी में दालों की खुदरा महंगाई दर 19.54% थी, जो कि जून में घट करके 16.07% हो गई है। दोस्तों बिहार के वैशाली हाजीपुर के औद्योगिक थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर गांव में रविवार देर रात हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 9 कांवड़ियों की जान चली गई। अब बिहार सरकार ने इस हादसे में जान जाने वाले परिजनों को 4 लाख रुपए के अनुग्रह अनुदान राशि देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस घटना पर गहरा दुख जताया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि ये दुर्घटना काफी दुखद है और मैं इस घटना से मर्माहत हूँ। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतकों के परिजनों को दुख की इस घड़ी में धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए का अनुग्रह अनुदान भुगतान करने के लिए कहा गया है। दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई। ये बैठक मुख्यमंत्री सचिवालय में बुलाई गई, जिसमें नीतीश कुमार की कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। 2 सप्ताह बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मीटिंग बुलाई है। मंत्री परिषद की इस बैठक में नौकरी और रोजगार समेत कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मोहर लग सकती है। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 6 अगस्त को कैबिनेट की बैठक बुलाई है। 2 सप्ताह के बाद कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। इससे पहले 29 जुलाई को अंतिम बार कैबिनेट की बैठक बुलाई थी। इसके बाद 22 जुलाई से मानसून सत्र शुरू हो गया, जिस वजह से मंत्रिपरिषद की बैठक नहीं हो पाई।